नमस्कार। विषय हिंदी, कक्षा 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए है ये। जब बचपन में हम छोटे थे तो हमारी दादी हमारे पास आकर कहानियां बताती थी। तो कहानी बताते वक्त दादी हमें बेहद रोचक तरीके से बताती थी। कभी कभार कहानी सुनते सुनते नींद भी लग जाती थी। उस वक्त दादी ने कही हुई कहानियां हमें अभी तक याद है, जिसमें से मुझे जो कहानी याद है वो आपको मैं बताता हूँ। देखो, वो आपको भी शायद आपके दादी ने या आपके कोई रिश्तेदार ने वो बताई हुई होगी। नहीं बताई हुई होगी तो आपने कहीं कहानियों की किताब में उसे पढ़ा हुआ होगा। देखो, एक कछुआ था और एक खरगोश था। एक कछुआ था और एक खरगोश था। दोनों जंगल में घूमते थे। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। तो एक दिन खरगोश को लगा कि अरे कछुआ तो धीमे चाल से चलता है, मैं उससे बेहद तेज चलता हूँ, तो मैं यदि उसके साथ यदि रेस लगाता हूँ तो मैं जीत जाऊंगा। तो खरगोश जो है कछुए के पास आता है और कहता है कि कछुआ जी मुझे आपके साथ रेस लगानी है, लगा सकते हो? तो कछुए को पहले मन में लगा कि अरे नहीं, इस रेस में तो खरगोश ही जीत जाएगा क्योंकि बेहद तेज गति से दौड़ता है। इनका कछुए को लगता है कि अरे नहीं, इन्होंने मुझे न्योता दिया है रेस का, तो मैं उसे स्वीकारता हूँ। तो दोनों का समय तय हो जाता है, जंगल में आ जाते हैं, रेस शुरू हो जाती है। कछुआ तेज गति से दौड़ता 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 हुआ कोसों दूर चला जाता है। पीछे मुड़कर देखता है तो कछुआ कहीं नजर नहीं आता। तो उस वक्त खरगोश को लगता है कि अरे कछुआ पीछे है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, उसके नीचे मैं क्या करता हूँ, सो जाता हूँ, आराम की नींद ले लेता हूँ, फिर मैं आगे निकल जाता हूँ। कछुआ तो अभी तक नहीं आएगा। खरगोश उस पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। कछुआ धीरे 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 करते हुए आगे निकल जाता है। खरगोश को पता ही नहीं चल रहा था कि कब उसकी नींद लग गई और कब कछुआ आगे निकल गया। घंटों 2 घंटों निकलते चले गए। कछुआ धीमे 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 चाल से उस पेड़ को लांघकर बेहद आगे की दूरी तय कर लेता है। कुछ घंटे बीत जाने के बाद खरगोश की नींद टूट जाती है। वो पीछे मुड़कर देखता है, उसे लगता है अभी तक कछुआ आया नहीं है। फिर भी खरगोश अपनी जो रेस जो है जीतने की कोशिश करने के लिए दौड़ता दौड़ता हुआ आगे निकल जाता है। तो आगे निकल कर जाते वक्त उसे लगता है कि कछुआ जो है पीछे है, लेकिन कछुए ने 1 या 2 घंटे के भीतर ही जो दूरी उन्होंने तय शर्त में रखी थी वो पार करता हुआ आगे निकल गया हुआ होता है। दौड़ते 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 हुए खरगोश जो है उस लाइन के यहाँ पर आ जाता है। आ जाने उसे लगता है कि उसने वह रेस जो है जीत ली है। वह खुशी से फूला नहीं समा पाता, बेहद खुश होता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सामने देखता है तो उसकी खुशी जो है दुख में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि उसके सामने जो खड़ा हुआ था वह था कछुआ। ये कहानी हमारी दादी ने कही थी, मुझे लगता है आपकी भी दादी ने कही हुई है। उसके साथ साथ कभी कभार आपके रिश्तेदार ने कही हुई है, या आपने कभी कभार कहानियों में भी सुना है। देखो, कहानी सुनना हर किसी को पसंद है, लेकिन कहानी लेखन करना यह एक कला है। इस कला को अवगत करने के लिए हमें वाचन करना आवश्यक है, उसके साथ साथ लेखन करना आवश्यक है। ये 2 चीजें करते हो तो कहानी लेखन अच्छी तरह से कर सकते हो। कहानी लेखन करते वक्त सबसे महत्वपूर्ण है हमारी कल्पना को क्या करना है, जागरूक करना होता है। हमारी कल्पना यदि अच्छी है तो हम कहानी को बेहद रोचक तरीके से लिख सकते हैं। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए कहानी लेखन जो है 5 अंक के लिए है। आज के इस वीडियो में हम कहानी लेखन किस हिसाब से करते हैं, कहानी लेखन करते वक्त कौन कौन से मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए, कैसे लिखेंगे तो किस हिसाब से अच्छा अंक मिलेंगे, इन सब की जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मुझे लगता है कि कहानी सुनना या सुनाना हर किसी को पसंद है, लेकिन लिखना किसी को पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहानी लेखन लिखते वक्त बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती है। उन समस्याओं को हल कैसे करना है, कैसे लिखना है, किन बातों को ध्यान में रखना है, और यह
जब चीजें हम सीखेंगे तो कहानी लेखन करना आसान बात हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। देखो, कहानी लेखन करते वक्त 10वीं और 9वीं कक्षा के लिए बहुत सारे अलग अलग सवाल आ सकते हैं, लेकिन आज का 10वीं कक्षा का पैटर्न चेंज होने के कारण सिर्फ अंत की परीक्षा में मुद्दों को ध्यान में रखकर कहानी लेखन करो या मुद्दों को गौर से समझ के ले लो, फिर कहानी लेखन कर लो। बाद में इसकी जानकारी हमने एक सवाल लिया हुआ है, उस वक्त करने वाले हैं। लेकिन कहानी लेखन करते वक्त तरह तरह के सवाल आ सकते हैं। जैसे हमने देखा कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन करो, तो कभी कभार कुछ अलग हिसाब से सवाल आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो, एक चित्र दिया जाएगा और चित्र का निरीक्षण कर कर एक कहानी अच्छी तरीके से लिखो। मैंने एक सामने चित्र दिखाया है, देखो कौन है, एक राजा है। राजा देखो किस हिसाब से बैठा हुआ है, उसके आगे एक चींटी है, यहाँ पर चींटी है, एक राजा बैठा हुआ है, एक चींटी है। 9वीं कक्षा के लिए सवाल आ सकता है कि चित्र देखकर कहानी लेखन कीजिए। एक राजा बैठा हुआ है, एक चींटी है। इस तस्वीर को हम देखने के बाद बहुत सारे छात्रों के मन में अलग अलग सोच विचार आ जाएंगे। इसके लिए ऐसा नहीं, कहानी लेखन करते वक्त मेरे दोस्त ने जिस हिसाब से कहानी लिखी है वैसे ही मुझे करनी है, या मेरी सहेली ने अच्छी तरीके से कहानी की है वैसे ही मुझे लिखना है। हर किसी की कल्पना अलग अलग हो सकती है, अपने अपनी कल्पना का इस्तेमाल कर कहानी लिख सकते हो। सामने जो तस्वीर है वह देख ली, एक राजा है, एक मकड़ी है। इसके आधार पर आपको कौन सी कहानी याद आ रही है? आपने कभी कभार सुनी हुई होगी या आपके अध्यापक ने बताई हुई होगी। मुझे लगता है कि याद कर रहे होंगे, आप कर रहे हो तो याद करो। नहीं याद आ रहा तो मैं आपको वो कहानी बता देता हूँ। चलो सुन लो। रामपुर नाम का राज्य था। उस राज्य में सभी जगह पर हरियाली फैली हुई थी। वहां के राजा जो थे वह थे राणा प्रताप सिंह। कौन थे? राणा प्रताप सिंह। वह राजा बेहद होशियार थे, बेहद चतुर थे, लेकिन राजा के पास एक समस्या थी, उनके पास सही नियोजन नहीं था। और इसी चीज का मौका या संधि मानकर शत्रु उनके ऊपर आक्रमण कर लेते हैं। आक्रमण करने के बाद राजा चतुर था, होशियार था, लेकिन नियोजन होने के न कारण शत्रु का आक्रमण हो जाता है और राजा अपनी सेना के साथ उनके साथ लड़ना शुरू कर देता है। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, महीने 2 महीने बीत जाते हैं। नियोजन न होने के कारण राजा जो है उस लड़ाई में हार जाता है। उसकी सेना पूरी की पूरी तहस नहस हो जाती है। जब राजा को लगता है कि अब मैं हारने वाला हूं, तो राजा अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ते दौड़ते जंगल में चला जाता है। जैसे ही जंगल में चला जाता है तो चला जाने के बाद उसे लगता है कि अब जंगल में उसका अंत होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे शेर या अन्य जानवरों के आवाज आ रहे थे। उस वक्त राजा सोचता है कि खुद की जान बचाने का अच्छा तरीका है कि गुफा में जाकर छिपना। तो राजा उस जगह से गुफा में जाकर छिप जाता है। गुफा में जाकर छिप जाता है। देखते देखते घना अंधेरा छा जाता है। अंधेरा जो है खत्म होते होते सुबह कैसे हो जाते हैं उसे पता ही नहीं चल जाता। राजा गुफा में नीचे सोया हुआ था। जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा छत पर देखता है। जैसे ही छत पर देखता है तो राजा को एक चीज दिखाई देती है। वो कौन सी चीज रही हुई होगी? आपको क्या लगता है कौन सी चीज रही हुई होगी? कौन सी वो थी? वह थी एक मकड़ी थी। जो मकड़ी थी उस छत से नीचे आ रही थी। और नीचे आते आते वक्त वह अपने साथ जो कुछ सामग्री ला रही थी। सामग्री लाते वक्त वह फिर नीचे गिर जाती है, फिर उसे उठाकर फिर ऊपर चढ़ जाती है, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है। ऐसा बहुत बार प्रयास करती है और अंत में वह कामयाब हो जाती है। अंत में वह क्या हो जाती है? कामयाब हो जाती है। राजा उस वक्त सोचता है कि
अरे छोटी सी इतनी सी मकड़ी जो है क्या कर रही है कि कितने बार गिरने के बावजूद भी उठकर परिस्थिति का सामना कर रही है और विजय प्राप्त कर रही है। जो कुछ उसके हाथ में नहीं है उसे भी वो उठाने की कोशिश कर रही है और सफल हो रही है। मेरे तो हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, यदि मैं प्रयास करता हूं तो मैं 100% कामयाब बन जाऊंगा। तो राजा के मन में जो कोई आत्मविश्वास आया हुआ था, फिर उसके अंदर जो साहस संचारित हो जाता है, तो राजा वहां से उठकर दौड़कर अपने राज्य में फिर चला जाता है। जैसे अपने राज्य में फिर चला जाता है तो अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है। सैनिकों को इकट्ठा करता है, अच्छी तरीके से नियोजन करता है और नियोजन करने के लिए उसके 2-3 महीने ऐसे ही चले जाते हैं। फिर बहुत सारे सैन्य जो है इकट्ठे आ जाते हैं। इकट्ठे आने के बाद दोबारा वह शत्रु के ऊपर हमला करते हैं। जैसे वह शत्रु के ऊपर हमला करते हैं, शत्रु जो है उस वक्त युद्ध के कौशल्य में नहीं था, युद्ध की तैयारी में नहीं था और 2-3 दिन के बाद ही वह क्या हो जाता है, हार जाता है। राजा का राज्य उसे दोबारा मिल जाता है, फिर से वही राज्य आ जाता है। फिर से सभी प्रजा जो है बेहद खुशी से रहने लगती है और इस हिसाब से जैसे पहले राज्य चल रहा था वैसे ही चलना शुरू हो जाता है। लेकिन उस वक्त राजा जो है पहले नियोजन नहीं करता था, अब वो अच्छी तरह से नियोजन करना शुरू कर देता है और राजा के राज्य में फिर से राम राज्य शुरू हो जाता है। देखो, जो मैंने कहानी बता दी है वो अच्छी तरीके से आपको याद आई हुई होगी। जो मैंने बता दिया है वो अच्छी तरीके से सुन लो। जो मैंने कहानी बताई है वो सुनने के बाद आपको लगा हुआ होगा कि कहानी लेखन करना बेहद आसान है। लेकिन कहानी लेखन करना आसान लगता है, लेकिन कहानी लेखन करते वक्त कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है वो आज हम देखने वाले हैं। जैसे देखो, कहानी लेखन के लिए कितने अंक है? 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 5 अंक है। कितने अंक है? 5 अंक। एक कहानी लेखन को 5 में से 4.5 या 5 अंक प्राप्त हो सकते हैं। कब प्राप्त हो सकते हैं? जब इन मुद्दों को यदि ध्यान में रखते हो तब। कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या है वो देखते हैं। चलो, पहला मुद्दा है, देखो, कहानी लेखन भूतकाल में होनी चाहिए, यानी कि कहानी भूतकाल में लिखो। अब बोलोगे भूतकाल में यानी कि क्या? देखो, कहानी यानी कि क्या है? घटी हुई घटना को जो हम बताते हैं वो आ जाती है कहानी में। तो कहानी लेखन करते वक्त यदि इसे लिखेंगे, एक राजा है, वह लड़ाई करता है, वह हारता है, वह फिर जीतता है, ऐसे को लिखोगे तो वह कहानी लेखन नहीं हो जाएगी। कहानी लेखन करते वक्त कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। पहला नियम कौन सा है? कहानी भूतकाल में लिखनी अनिवार्य है। लेकिन कभी कभार वह संवाद लिखते वक्त वर्तमान काल में या भविष्य काल में हो सकते। कभी कभार एक आध दूसरे संवाद वर्तमान काल या भविष्य काल में आ सकते, लेकिन कहानी जो है पूरी की पूरी किसमें होनी चाहिए? भूतकाल में। भूतकाल में यानी कि था, थे, थी। यदि आप कहानी में था, थे, थी यानी कि भूतकाल में लिखते हो तो आपकी कहानी को अच्छे अंक मिल सकते हैं। यदि आप कहानी में यदि है, हु का इस्तेमाल करते हो तो आपकी कहानी कितनी भी रोचक हो, कितनी भी आकर्षक हो या लाजवाब हो, आपको परीक्षा में अंकदान नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि कहानी का पहला नियम है कहानी भूतकाल में लिखनी अनिवार्य है। कहानी कौन से काल में लिखनी अनिवार्य है? भूतकाल में। तो कहानी कौन से काल में आनी चाहिए? भूतकाल में। ये कान खोलकर सुन लो। दूसरा है, कहानी जब हम लिखना शुरू कर देते हैं तो देखो, मैंने इससे पहले एक राजा की कहानी बता दी। एक राजा था, फिर वह हारता है, फिर अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है, फिर शत्रु के ऊपर आक्रमण कर देता है और आक्रमण करने के बाद उसका राज्य जो प्राप्त कर लेता है। पूरी कहानी सुनने के बाद कोई तो चीज हमें याद आ जाती है, यानी कि यदि नाम दिया जाए तो कहानी का सारांश हमें पता चल जाए।
तो जो मैंने कहानी बता दी उसके लिए हम सही शीर्षक क्या दे सकते हैं? क्या लगता है आपको? चलो, मुझे लगता है कि आपको याद आ रहा है। कौन से आ सकता है? हाँ, सही बता दिया। क्या आ जाएगा? पराक्रमी राजा। यानी पराक्रमी राजा जब हम टाइटल लिखेंगे, शीर्षक दे देंगे, तो कहानी में क्या है वो थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि कहानी की पूरी रूपरेखा जो है उसमें समा जानी चाहिए। शीर्षक लिखते वक्त एक या दो शब्दों में ही लिखो। कुछ छात्रों को शीर्षक और सीख में अर्थ पता नहीं होता। शीर्षक की जगह पर सीख लिख देते और सीख की जगह पर शीर्षक लिख देते। ऐसा करोगे तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। शीर्षक जो है कहानी की पूरी कहानी को ध्यान में रखकर दे दो। कहानी के यदि महत्वपूर्ण पात्र है उनका नाम यदि दिया तो भी चल सकता है। कि किसान के ऊपर कोई कहानी है तो बूढ़ा किसान या आलसी बच्चे, इस हिसाब से दे सकते हो। आप अपने हिसाब से, हर व्यक्ति पर वो अलग अलग जो है शीर्षक आ सकते हैं, लेकिन कहानी को सही लगे तो आपको अंक मिल सकता है। दूसरा जो मुद्दा था वो कौन सा था? सही शीर्षक दे दो। तीसरा जो है कहानी 3 परिच्छेद में लिखो। कहानी कितने परिच्छेद में लिखनी है? 3 परिच्छेद में। कितने परिच्छेद में? 3। कुछ छात्र ऐसे करते हैं कि कहानी मुझे पता है, यदि खरगोश और कछुए की कहानी आ गई, शुरुआत यहाँ से कर लेते, 4-5 पन्ने लिखकर आगे चले जाते हैं। ऐसे करोगे तो आपको अंकदान नहीं मिलेगा या कम अंक मिल सकते हैं। इसलिए कहानी लिखते वक्त 3 परिच्छेद करना अनिवार्य है, या ज्यादा से ज्यादा 4 कर सकते हो। उससे ज्यादा करोगे तो आपके अंक जो है कम हो सकते हैं, क्योंकि बता दिया है कि 60 से 70 शब्दों में कहानी लेखन कर लो। चौथा आता है मुहावरे और विराम चिन्हों का इस्तेमाल करो। कहानी को रोचक बनाने के लिए या किसी को आकर्षित करने के लिए मुहावरेदार भाषा शैली का इस्तेमाल करना चाहिए। सही विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है। यदि इनका इस्तेमाल अच्छी तरह से करोगे तो कहानी लाजवाब बन सकती है। एक है कि कोई भी कहानी हो उसके लिए 3-4 मुहावरे तैयार करके रखो। उदाहरण के तौर पर 9-2-11 होना, आगों से ऊंजल हो जाना, पुलाना समाना, ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं जो आए दिन कौन से भी कहानी में चल सकते हैं। तो कैसे किस हिसाब से डालना है, हम वाक्य जैसे बनाएंगे उस हिसाब से डालते जाओ, अपने आप को कहानी में सूट हो जाएंगे और अच्छे अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। विराम चिन्हों की बात आती है तो विराम चिन्हों का इस्तेमाल इसमें अनिवार्य इसलिए होता है कि इसमें बहुत सारे संवाद आते हैं। जब संवाद हम बोलते हैं तो कौन किससे कहता है, तो इखरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम आदि को ध्यान में रखकर यदि हम कहानी लेखन करते हैं तो पढ़ने वाले को भी वह कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी और किस हिसाब से पढ़ना है वो उसे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए कहानी लेखन करते वक्त मुहावरे और उसके साथ साथ विराम चिन्हों का सही इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है। उसके साथ साथ आगे देखते हैं कहानी को सही सीख लिखो। सही सीख देना इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस कहानी से हमें क्या मॉरल मिला है, क्या सीख मिली है। कोई भी कहानी हम पढ़ते हैं उसके पीछे का एक मकसद होता है कि छात्रों को वह क्या सीख दे रही है। जब इससे पहले कहानी देखी थी, एक राजा था, लड़ाई में हारता है, फिर शत्रु के साथ लड़ाई करता है, फिर जीतता है, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? आप जरा सोचो क्या सीख मिलती है। मुझे लगता है कि बहुत सारे छात्र अच्छी तरीके से सोच रहे हैं। हर किसी के दिमाग में अलग अलग जो है सवाल या जवाब जो है आ रहे हैं। सवाल ऐसे कि कौन से देने हैं, कौन से आंसर नहीं देने, यह और बहुत सारे छात्रों के सवाल जवाब जो है इस हिसाब से आ रहे हैं कि इसे क्या सीख दे। तो मेरा मानना है कि कौन सी सीख देनी, क्या सीख देंगे। मुझे लगता है कि हर किसी के दिमाग में वही जो मुझे याद आ रहा है वही हर किसी के दिमाग में वही आ रहा है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो वैसे ही यदि सीख अच्छे तरीके से लिखोगे तो आपको अच्छे तरीके से अंक मिलेंगे। तो 10वीं कक्षा के पेपर जब चेक होते हैं, यानी कि जब एग्जाम हो जाने को 10वीं की जब पेपर चेकिंग के लिए जाते हैं, तो कहानी लेखन के लिए अंकदान कैसे दिया जाता है, कैसे अंक 5 में से 5 बहुत सारे छात्रों को मिलते हैं, 4.5 अंक मिलते हैं या 5 में से 5 कैसे मिलते हैं, उसके लिए कुछ नियम है।
वह कौन कौन से देखेंगे। देखो, कहानी लेखन करते वक्त मैंने बता दिया, कहानी को सही शीर्षक दे दो, सही शीर्षक दे दो। शीर्षक लिखने के बाद हमने देखा था वो जो है कहानी देखी थी, राजा का लड़ाई में हारना, जो कोई है पराक्रमी राजा। दोहरा अवतरण डालो, फिर उसके नीचे रेखा खींच लो, उसके लिए अच्छी तरीके से बॉक्स बना लो। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बता रहे हो? एक जैसे पेपर में आप प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से करोगे वैसे आपको अंक मिलेंगे। दूसरा है स्केल ले लो, फिर यहाँ से नाखून से एक रेखा खींचो, नहीं तो पेंसिल से रेखा खींचो। आप बोलोगे क्यों? बाद में पता चल जाएगा। फिर एक लाइन ड्यू करो और यहाँ से शुरुआत करो। इतनी जगह हमने परीक्षण के लिए छोड़ दी है और यहाँ से शुरुआत करो। ध्यान में रखने वाली बातों में हमने देखा है कि कितने परीक्षण करने हैं, 3। ये मेरा पहला परीक्षण खत्म हो गया, तो दूसरा परीक्षण करते वक्त जितनी मैंने यहाँ पर जगह छोड़ दी है उतनी यहाँ पर जगह छोड़ देता हूँ, यानी कि यहाँ से मैं शुरुआत कर देता हूँ। फिर ये 2 हो गए। फिर तीसरा परीक्षण करते वक्त यहाँ पर जितनी जगह है उतनी यहाँ पर है, उतनी ही यहाँ पर आ जाएगी और तीसरा परीक्षण यहाँ से शुरू हो जाएगा। ऐसे यदि करते हो, यहाँ पर जो जगह दी है उतनी जगह यहाँ पर है, उतनी जगह यहाँ पर है, जो चेक करने वाला है उसे आपका पेपर लिखते वक्त बेहद लाजवाब तरीके से दिखाई देगा और आपको यदि 3 अंक देने वाला है तो कभी कभार वह 3.5 या 4 अंक भी देकर चला जाएगा। इसलिए ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको अच्छा अंक देकर चली जाएगी। बॉक्स बनाना है, 3 परिच्छेद कर लो, सही अंतर छोड़ दो, अंत में एक लाइन छोड़कर सीख लिखो, यानी कि मॉडल से सीख लिखते वक्त सीख के शब्द लिखो और उसके आगे वह सीख लिखो। सीख लिखने के बाद इसके नीचे जो है पेंसिल से रेखा खींचो। उसके बाद इस कहानी में जहां पर आपने मोहर का इस्तेमाल किया है, जहां पर सही अच्छी तरीके से संवाद लिखे हुए हैं, उसके नीचे पेंसिल से रेखा खींचते जाओ। ऐसे करोगे तो आपको अंक मिल जाएंगे। एक टाइटल लिखोगे तो उसके लिए 1 है, बीच में 3 परिच्छेद अच्छे तरीके से करते हो, मानव वर्तनी की गलतियां नहीं करते हो, जो मैंने चीजें बता दी वो अच्छी तरीके से करते हो तो उसके लिए 3 है, और सीख यदि लिखते हो अच्छी तरीके से तो उसके लिए 1 है। 3, 4 और 5 में से 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। बोर्ड के नियम यानी कि यह नियम नहीं है, ये कोई सूचना ही होती है, वो सूचना यदि फॉलो करते हो तो आपको 5 में से 5 अंक मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि अब कहानी लेखन कैसे लिखना है, किस हिसाब से लिखना है, ये थोड़ा बहुत पता चल गया है। इस नियम के हिसाब से आपको गृह कार्य में दे रहा हूं। वो कौन सा गृह कार्य है वो देखो। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। क्या है देखो, एक विद्यार्थी परीक्षा में सफल असफल रहना। एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल रहना, असफल यानी कि अनुत्तीर्ण होना, निराश होना यानी कि नाराज होना। एक मकड़ी द्वारा पेड़ पर बार बार चढ़ने का यत्न यानी कि प्रयास करना, यानी कि एक मकड़ी जो है पेड़ पर बार बार चढ़ने का क्या कर रही है, प्रयत्न कर रही है और उसे वो बाद में कामयाबी हासिल हो जाती है। करना, विद्यार्थी का देखना, उस मकड़ी के और विद्यार्थी का देखना। सफलता का मार्ग मिलना, यानी कि वो मकड़ी बार बार ऊपर चढ़ती है, नीचे गिरती है, ऊपर चढ़ती है, नीचे गिरती है और अंत में वो कामयाब हो जाती है। वह देखने के बाद विद्यार्थी को वह सफलता का मार्ग मिल जाता है। वापस आना, यानी कि वह असफल होने के कारण, अनुत्तीर्ण होने के कारण जंगल में चला गया। जंगल में चला जाने के कारण उसे लग रहा था कि अब मेरा जीवन खत्म होने वाला है। तब यह दृश्य देखने के बाद उसके अंदर सफलता के लिए जो मार्ग है उसे समझ में आ जाता है, साहस संचार जाता है, फिर वह घर आ जाता है, यानी कि वापस आना। ध्यान से पढ़ना, फिर पढ़ाई अच्छी तरीके से करना, फिर इससे क्या सीख मिलेगी, किस हिसाब से मिलेगी वो आपको लिखना है। जो मैंने प्रारूप बता दिया है उस प्रारूप में सिर्फ ये जो कहानी है लिखनी है। लिखते वक्त
इन मुद्दों को ध्यान में रखो। महत्वपूर्ण बातें, कहानी भूतकाल में लिखो, सही शीर्षक दो, कहानी की परिचय में लिखो, मुहावरे और विराम चिन्हों का सही इस्तेमाल करो, कहानी को सही सीख लिखो। इन मुद्दों को ध्यान में रखकर यदि जो मैंने सवाल दिया हुआ है वो अच्छी तरीके से लिखते हो तो आपकी कहानी को 5 में से 5 अंक मिलेंगे। आपको लग रहा हुआ होगा कि कहानी कितनी लिखनी है, ज्यादा से ज्यादा 1 और दूसरे पन्ने का आधा पन्ना यानी कि 1.5 पन्ने आपको कहानी लिखनी है। मुझे लगता है कि आपको कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।